मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे, फर्स्ट पार्ट, जिसमें 3 वीडियो लेक्चर में आपने देखा था। फर्स्ट वीडियो में आपने मृदा की बेसिक प्रॉपर्टी, मृदा निर्माण की अलग अलग वैज्ञानिक परिभाषा अवधारणाओं पर हमने डिस्कस किया था। दूसरे वीडियो में आपने देखा था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है, क्या क्या उसके घटक होते हैं, ये पौधों किस प्रकार से सारा प्रदान करती है, अलग अलग गुण पे हमने डिस्कस किया था। और तीसरे वीडियो में आपने देखा था अवमृदा पृष्ठ मृदा में अंतर क्या है, और उसके साथ में मृदा प्रोफाइल डायग्राम देखा था, और मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है, तो पृथ्वी पर थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज अपन वीडियो नंबर 4 में देखेंगे कि पृथ्वी का क्या तात्पर्य, पृथ्वी किसे कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं, और अलग अलग मंडलों की क्या विशेषता है, और आगे अपने टॉपिक को और बढ़ाएंगे। तो हम जानते हैं पृथ्वी ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म भाग है। पृथ्वी ब्रह्मांड मतलब पूरे खगोल दृष्टि से देखें ब्रह्मांड का एक छोटा सा पृथ्वी उसमें भाग है। पृथ्वी मतलब ब्रह्मांड विशाल है, उसमें से एक गेंद की इतनी पृथ्वी से उतना छोटा सा पार्ट एक पृथ्वी का है। अपन देखते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, वो मृदा से क्या होती है, ढकी होती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह वो किससे ढकी हुई है, मृदा से। और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सौरमंडल के 9 ग्रहों में से एक ग्रह है, जो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते रहती है। सूर्य के चारों ओर क्या लगाते रहती है, चक्कर लगाते रहती है। और अपन के पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। पृथ्वी की उत्पत्ति शुरुआत में बताया जा रहा था, अलग अलग भूगर्भीयों ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति शुरुआत में पृथ्वी गर्म लावे के समान थी, क्या था, मलबा है पूरा फैला हुआ चारों तरफ। परंतु जैसे जैसे समय गुजरता गया वो गर्म लावा ठंडा होता गया, और धीरे धीरे वही लावा ठोस अवस्था में बदल जाता है। किसमें बदल जाते हैं, ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में बदलने के कारण वो धीरे धीरे पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप को धारण करने और ठोस अवस्था को पृथ्वी देखने को मिलती है। पृथ्वी पर अपन देखें तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जिसमें कहीं पे पर्वत, कहीं पे पहाड़, कहीं पे मैदान, कहीं पे झीलें, कहीं पे समुद्र। तो ये साथ पृथ्वी के घटक है। अर्थात अपन पृथ्वी को क्या, पृथ्वी की ऊपरी सतह कैसे खुरदरी, कहीं पे गड्ढे, कहीं पे ऊपर पहाड़, कहीं पे नीचे ढलान। तो ऐसा पृथ्वी क्या है, खुरदरी सतह मतलब रुक्ष सतह के रूप में इसकी सतह पाई जाती है। बात करते हैं अपन पृथ्वी पर मुख्यतः 3 मंडल पाए जाते हैं। कितने, पृथ्वी पर 3 मंडल देखे जाते हैं, जल मंडल, वायुमंडल और थल मंडल। इन पर बात करते हैं अपन। तो देखिए लैंग्वेज ग्रुप में आपको क्या लिखते हैं, पृथ्वी ब्रह्मांड का अत्यंत सूक्ष्म भाग है, इसकी ऊपरी सतह मृदा से ढकी रहती है। पृथ्वी सौरमंडल के 9 ग्रह में से एक है तथा इसका प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी की उत्पत्ति प्रारंभ में तप्त अवस्था में लावा में थी, जो ठंडा होकर धीरे धीरे ठोस अवस्था में बदल जाती है। क्या बदली पृथ्वी की सतह रुक्ष होती है। रुक्ष का मतलब अपन सामान्य भाषा में कैसे कहते हैं, खुरदरी। कैसी सतह है, खुरदरी सतह। इस पर कई पे पर्वत होते हैं, समुद्र, झीलें, पठार, मैदान, कई प्रकार के अलग अलग घटक उसमें देखने को मिलते हैं। पृथ्वी 3 मंडलों से मिलकर बनी होती है, वायुमंडल, जलमंडल और थल मंडल। अब हम बात करते हैं जैसे वायुमंडल को आपको कहें, सपोज मान लो पूछ ले वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल पर आपको पता है जहाँ पे वायु पाई जाती है, जहाँ पे हमारे चारों वायु पाई जाती है, वही वायुमंडल, जो वायु से बना हुआ मंडल वायुमंडल वैसे ही अपन जाने तो अपन बात करते हैं तो वायुमंडल में वायु क्या होती है, अत्यंत हल्की होती है। बहुत हल्के होने के कारण क्या ऊपर उठी हुई रहती है, पृथ्वी से ऊपर उठी हुई रहती है क्या, हमेशा वायु। जलमंडल की अपेक्षा या जल की अपेक्षा वायु क्या होती है, हल्की होती है, वो भूमि से या पृथ्वी से ऊपर ही फैली रहती है। और अपन बात करें समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब क्या होता है, समुद्र
जल पर वायुमंडल का दाब 14.6 पाउंड प्रति वर्ग इंच के रूप में देखा जाता है, मतलब वहां पे वायु का दाब क्या होता है, अधिक होता है। अब देखते हैं अपन वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होता है जिसमें कई प्रकार की गैस होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, बहुत सारी गैसें होती है। अक्रिय गैसें, जैसे अक्रिय गैसें कौन कौन सी, इनर्ट गैसें जो है ना अपने वर्ग आवर्त सारणी देखते हैं, वर्ग 14 में वर्ग 18 आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाई जाने वाली सारी गैसें वो क्या है, अक्रिय गैसें, जिसमें आपने देखा होगा आवर्त सारणी में 11 में आपने पढ़ा भी है, वर्ग 18 के देखोगे तो इसमें आपकी गैस पाई जाती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडन। ये सारी क्या अक्रिय गैस, ये सारी क्या है, अक्रिय गैस। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के अक्रिय गैस, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण देखने को मिलता है। अपन मात्रात्मक दृष्टि से देखें तो वायुमंडल, ये वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल। इसमें वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। कौन सी, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, कितने, 78%। कितनी, 78%। पूरे वातावरण देखें तो क्या पाई देखने को मिलेगी आपको, ओनली फॉर नाइट्रोजन। उसके बाद में 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। 21% क्या होगी, ऑक्सीजन। और देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते रहेगा ताकि आपको समझ में आए। वायुमंडल की बात कर रहे हैं अपन कि जो वायुमंडल में गैसों का वायुमंडल में वायु विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण है। तो वायुमंडल में बात करें आपको नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है, सबसे अधिक गैस वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है, तो हमेशा याद रखना कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितने परसेंटेज है, 70%। सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी, 21%। वायुमंडल में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की 0.03%, वो कौन सी है, CO2 गैस। और कुछ अन्य गैसें भी है, अन्य गैसों में अक्रिय गैस है, धूल कण है, जल वाष्प है, धुआं है, बहुत सारे प्रकार। तो अन्य मात्रा कुछ मात्रा को देखने को आपको मिलते हैं। वो क्या होगा, 0.01% के आसपास लगभग एवरेज वैल्यू ये रहती है। तो ये बात की वायुमंडल की। तो आपको के वायुमंडल किसे कहते हैं, भाई सर मान लो ऐसे आपका स्टैंडर्ड लेवल भी ये 12th क्लास है, उसमें आपको वायुमंडल की परिभाषा पूछना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। फिर भी मान लो कोई आपके दिमाग में एक वायुमंडल के बारे में बताइए, तो वायु के बारे में बताने के लिए आपको वायुमंडल जलमंडल की अपेक्षा हल्का होता है। ये समुद्री तल पर 14.6 पाउंड प्रति वर्ग इंच पर दाब डालता है। और वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अक्रिय गैस है, बहुत सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है। अब आपको के वायुमंडल का संघनन बताइए, तो संघनन मात्रात्मक दृष्टि से आपको पूछे तो नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है 73%, ऑक्सीजन पाया जाता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड पाया 0.03% और कुछ गैसें अन्य गैसें भी इसमें मिश्रित होती है। इस प्रकार से अपन वायुमंडल की चर्चा कर सकते हैं। अब वायुमंडल के जस्ट बाद में आपको मन लगा रहा है जलमंडल। जलमंडल क्या होगा, जलमंडल जहाँ पे जल पाया जाता है वो जलमंडल। जलमंडल भूमि जितने भी पृथ्वी का भाग का आपको भारत की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें पृथ्वी का 75% भाग पे जल है, चारों तरफ समुद्र फैले हुए। और भारात्मक दृष्टि से देखें तो ये जल क्या होता है, ठोस की तुलना में हल्का होता है। तो इसकी भारात्मक दृष्टि से देखें तो ये पृथ्वी पर कितना परसेंट भाग पाया जाता है, देखिए इसको मैं 18 भाग कर रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखिए
देखिए जलमंडल, जहाँ पे जल पाए जाते हैं, जलमंडल के मुख्य स्रोत बताइए। आपको पूछा है कि जलमंडल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, जल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आप जानते हो जलमंडल का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्र। समुद्र जितने भी होते हैं वो जलमंडल के मुख्य स्रोत है। झीलें, नदियां, तालाब, झरने, ये सारा क्या जलमंडल के स्रोत है। जलमंडल में जल जल देखने को मिलता है। और जलमंडल पृथ्वी के बाहर का कितना पार्टीशन है, इसको भारात्मक दृष्टि से देखें। भारात्मक रूप से पृथ्वी का 6.9% तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना हो जाएगा? 75% भाग पर जल पाया जाता है। तो इतना जल होते हुए भी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की क्या समस्या आप देखते हो, पानी की समस्या दिन दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये समुद्री पानी है और समुद्री पानी पीने लायक नहीं होता। इसके बाद में अपन देखते हैं जलमंडल एक देखिए तैरने वाले और उसके बिना अपन जीव की कल्पना नहीं कर सकते। ये वैसे ही जितने भी आपको छोटी सी अवधारणा से जलमंडल के बारे में आप बता सकते, जहाँ चारों तरफ जल देखने को मिले वो जलमंडल, उसके मुख्य स्रोत समुद्र है, झीलें हैं, तालाब है, नदियां हैं, झरने आदि। उसके बाद में पृथ्वी की भार की दृष्टि से इसका भार कितना है? 6.9% है। अब बात करते हैं भूमंडल की। भूमंडल जहाँ पे भूमि पे कहते हैं वो भूमंडल। भूमंडल क्या है? विभिन्न प्रकार के जीवों के आवास का एक स्रोत घटक है भूमंडल। भूमंडल पे बात करें तो ये पृथ्वी का अधिकांश भाग क्या भूमंडल है। अब इसमें देखेंगे भूमंडल पे विभिन्न प्रकार के जीवों के गमन के लिए आवास गमन करना, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रिया, इसमें पहाड़ पठार कई प्रकार के ऐसे घटक देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमने मान लो मंडलों के बारे में बात की। अब देखते हैं भूपरपट्टी। भूपपड़ी आपको क्या अर्थ का मतलब क्या है, तो उसके बाद भूपपड़ी के रूप में आपको पूछे भूपपड़ी क्या होती है? ये मुख्यतः खनिज पदार्थों से मिलकर बनी एक क्या परत, खनिज पदार्थों से मिलकर बनी पृथ्वी पर एक क्या परत पाई जाती है? मृदा की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली परत जो खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है उसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी या भूपपड़ी। इसमें अलग अलग परतों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें जिस पदार्थ की या जिस खनिज की मात्रा अधिक होती है उसको उस नाम से जाना जाता है। तो ये ऐसे दो वर्ड है शेयर और सैम, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको शेयर क्या है और सैम क्या है। तो भूपरपट्टी या भूपपड़ी की वह परत जिसका निर्माण एल्यूमिनियम व सिलिकेट से हुआ, अर्थात इसमें अधिकतम कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं? एल्यूमिनियम व सिलिका की अधिकांश मात्रा पाई जाती है तथा इसका घनत्व देखें तो इस भूपरपट्टी का घनत्व देखें 0.265 ग्राम प्रति सेंटीमीटर इसका क्या होता है? घनत्व होता है। ये किसकी बात की हमने? शेयर की। और उसके बाद में बात आती है सैम। इस परत का निर्माण किससे होता है? सिलिका व मैग्नीशियम से। तो आपको नाम से याद रखना कि सिलिका के साथ जब एल्यूमिनियम मिल रखा हो तब शेयर बनता है और मैग्नीशियम मिल रखा हो तो सैम बनता है। तो आपको कई बार पूछते हैं
एक नंबर का प्रश्न में पूछा जाता है कि सैन क्या है या सेल क्या है, तो उनको बार बार आपके दिमाग में बात रहेगी, क्या चीज आपको दे रही है। तो अपन आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट भू प्रॉपर्टी के बाद में आपके आगे सटान, क्या आती है सटान, देखिए इसको मैं हटा रहा हूं। क्या लिखने जा रहे हैं आप, सटान है। देखिए देखिए अपन बात कर रहे थे सटान। सटान में क्या होती है, हम जानते हैं सटान मतलब एक प्रकार का पहाड़, किस प्रकार से अंदर निर्माण होता है, क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बने ठोस पिंड कहलाते सटान। मतलब एक प्रकार का पिंड है, मतलब कठोर पिंड, ठोस पदार्थ, अलग अलग पदार्थ मिलते हैं और मिलकर एक कठोर पिंड के रूप में, एक पर्वत के रूप में खड़ा हो जाता है, उसी को हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, सटान। सटानों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इसमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर करते हैं। जितने भी सटान होते हैं उनके सामान्य गुणधर्म जैसे देखिए अपन रंग, रूप, गंध या घनत्व, स्थायित्व, रासायनिक संकेतन, वो भिन्न भिन्न सटानों के गुणधर्म उनमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर करते हैं। अब मान लो सटानों का वर्गीकरण करें, सटानों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, तो अपन देखते हैं सटानों की उत्पत्ति एवं रासायनिक संकेतन के आधार पर इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। मुख्य रूप से कितनी कैटेगरी में रखा है, तीन कैटेगरी, जिसमें देख रहे हो सटान जैसे आग्नेय सटान, अवसादी सटान, रूपांतरित सटान। अवसादी सटान को अपन परतदार सटान भी कहते हैं और रूपांतरित सटान को क्या बोलते हैं, कायांतरिक सटान भी नाम से जाना जाता है। अब आग्नेय सटान है, उसको उत्पत्ति एवं रासायनिक संकेतन के आधार पर दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक सटान और बाह्य सटान, और रासायनिक संकेतन के आधार पर अम्लीय, उदासीन और सारे माध्यम, अलग अलग माध्यम में उनके अलग अलग खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, इसके आधार पर उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है। अब अपन एक एक पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे आग्नेय सटान है, उसकी क्या विशेषता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, और आंतरिक सटान क्या होती है, बाह्य सटान क्या होती है, अम्लीय क्या होती है, उदासीन क्या होती है और सारी क्या होती है, इस पर अपन देख रहे हैं। देखिए देखिए आप देखोगे कि फर्स्ट देख रहे हैं आग्नेय सटान, इसका निर्माण किस प्रकार से होगा, तो आप देखते हो आग्नेय सटान होती है, ये पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले गर्म लावा के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है। मतलब तब लावा लावा के ठंडा होने से आग्नेय सटान बनी। कैसे बनी, तब लावा था वो ठंडा पृथ्वी के अंदर हो गया, उससे इसका निर्माण हो गया। अब देखते हैं
ये चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है। ये चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है, या हम इसको बोलते हैं प्राथमिक चट्टान है, या सभी चट्टानों की जननी भी हम कह सकते हैं। ये चट्टान सबसे पुरानी या प्राथमिक चट्टान, या इसको हम कह सकते हैं सभी चट्टानों की जननी, सभी चट्टानों की जननी। ये पृथ्वी पर जितनी भी चट्टान है उसका 90% भाग इसका इसका ये पृथ्वी पर 90% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 90% भाग में पाई जाती है। अब ये तो अपनी बात की इसकी उत्पत्ति के बारे में और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। अब बात करते हैं अपन जैसे इसकी उत्पत्ति के आधार पर इसको दो कैटेगरी आपने देखा ना कि वर्गीकरण इसका देखा ना आपने, उत्पत्ति के आधार पर इसका वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर आपने देखा था, तो आग्नेय चट्टान को आपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, आंतरिक और दूसरा था आपके बाह्य। आंतरिक चट्टान जब ये गर्म लावा था वो वैसे पृथ्वी के अंदर ठंडा के पिंड के रूप में, ठोस पिंड के रूप में परत की परत जम गई तो कहलाएगी आपकी आंतरिक चट्टान। मतलब लावा ठंडा होकर भूगर्भ में परत के रूप में जो ये आपने रक्त लावा देखा था वो भूमि के अंदर ही समा जाता है, मतलब भूमि के अंदर एक परत की परत के रूप में उसे समायोजित हो जाता है, तो उसे आंतरिक चट्टान के रूप में देखते हैं। तो अलग अलग प्रकार के इसका निर्माण होता है। और बाह्य चट्टान की बात करें, जब ये लावा ज्वालामुखी द्वारा विस्फोट होकर भूमि से बाहर निकल जाता है, क्या निकल जाता है? ये लावा ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा क्या निकल जाता है बाहर, तो इसका निर्माण होता है, तब इसको क्या बोलते हैं? बाह्य चट्टान। जैसे ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आप देखते हैं जो ये लावा होता है ये मतलब ऊपर से मतलब जाता है, निकलता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, ऐसे पूरे पूरे पहाड़ में क्या होता है? फैल जाता है। और ये पहाड़ के पहाड़ ये क्या कहलाते हैं? इस तरह की चट्टान। वो किस प्रकार की चट्टान रहेगी? बाह्य चट्टान। अब दूसरी कंडीशन थी रासायनिक संयोजन के आधार पर। रासायनिक संघटन के आधार पर आप देखते हो, रासायनिक संघटन के आधार पर आपने इसको डिवाइड कर रखा है तीन कैटेगरी, अम्लीय, सामान्य और क्षारीय। जब सिलिका की मात्रा 60 से 70% होती है, सिलिका की मात्रा कितनी? 60 से 70% मात्रा सिलिका की हो जाती है, इस प्रकार की चट्टान का निर्माण होगा, वो क्या हो जाएगा? अम्लीय। इसमें सिलिका की मात्रा कितनी हो जाएगी? सिलिका होती है 60 से 70%। इसमें सिलिका की मात्रा हो जाएगी 40 से 50%, और इसमें और सिलिका की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी 30 से 40% आसपास। जब
सलीका की मात्रा अधिक मात्रा पाई जाती है, सिलिकेट हमेशा क्या बनाता है, अम्लीय माध्यम का निर्माण करते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अम्लीय। जब इनमें खनिज संकलन के दौरान देखा गया कि सिलिका की मात्रा अधिक होने पर उसकी प्रॉपर्टी उस सटान कैसे होगी, अम्लीय। अम्लीय सटान का आपको उदाहरण जैसे पूछा गया, अम्लीय सटान का एक उदाहरण बताइए, तो क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के मार्ग में जितने भी पत्थर होते हैं वो साथ किस में आएंगे, अम्लीय सटान के अंतर्गत आ जाते हैं। सामान्य सटान का उदाहरण एडिसाइट, और सारी सटान का उदाहरण रहेगा कैसा, साल्ट मतलब इसमें लवणीय पदार्थ आ जाते हैं, जैसे कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, ऐसे पदार्थ इसमें आ जाते हैं, वो हो जाएंगे सारी सटान। तो ये बात की अपने वर्गीकरण पर आकर आग्नेय सटान को डिवाइड किया। अब आग्नेय सटान की विशेषता क्या क्या होती है उस पर अपन डिस्कस कर देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डेली क्लास, डेली का यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको डेली को पढ़ोगे, डेली को सुनने का प्रयास करोगे, जितना आप करने में रहेगा उतनी पढ़ने में क्या रहेगी, आसानी बनी रहेगी, और बेटर उतना जल्दी आपकी कैसे हो जाएगी। देखिए विशेषता किसकी बात पूछें, आग्नेय सटान की क्या क्या विशेषता आपको पूछें, तो फर्स्ट पॉइंट ये बताना कि ये सटान परत रहित है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परतें नहीं पाई जाती, डायरेक्ट क्या होता है, मार्बल पत्थर, ये परत रहित सटान। पहला पॉइंट ये क्या कहते हैं, विशेषताएं, क्या कहते हैं, विशेषताएं। आग्नेय सटान की क्या क्या विशेषताएं, तो विशेषता फर्स्ट आप क्या देंगे, ये परत रहित सटान। दूसरी बात करेंगे तो इसमें कण होते हैं वो क्रिस्टलीय आकार के होते हैं, क्या होते हैं, क्रिस्टलीय आकार। इसमें कण गोलाकार नहीं होते, कण इसमें गोलाकार नहीं होंगे, कण गोलाकार रहित होते हैं। परंतु आप देखोगे बार बार यहाँ से मान लो ये पार्टी में कोई गिरेगा तो बार बार रगड़ने से घिसने से वो कण क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। परंतु जब इसकी उत्पत्ति के प्रारंभ में आप देखोगे या डायरेक्ट पत्थर ऊपर से आ रहा है तो उसका कणों का साइज कोई कण गोलाकार नहीं होते। तो ये बेसिकली आप देखते हैं सबसे कठोर सटान, कैसे सटान है, कठोर। अब ये तो बात हुई आग्नेय सटान की, अब बात करेंगे हम दूसरी सटान औषधीय जो परतदार सटान, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए औषधीय सटान या परतदार सटान, दूसरी सटान पर बात कर रहे हैं। औषधीय सटान या परतदार सटान क्या होती है, इसकी उत्पत्ति आग्नेय सटान के ह्रास होने से प्राप्त सामग्री भूतल पर जमा हो जाती है, भूतल पर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, और जमा होने के कारण एक परत का रूप ले लेती है, वो क्या कहलाएगी, औषधीय सटान। इसमें जल एवं वायु की मुख्य भूमिका भी रहती है, जो परतों को जमाने में जहाँ पे लेयर को अलग अलग स्थान पे रखना, वो वायु जल की भी भूमिका रहती है। इसलिए इस सटान को जलज सटान के नाम से भी जाना जाता है। किस सटान के नाम से जाना जाएगा, जलज। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखिए चूना पत्थर है, बालू पत्थर है, डोलोमाइट है आदि इस सटान के क्या है, उदाहरण। सोना पत्थर की रासायनिक दृष्टि से देखें तो इसकी प्रकृति कैसे रहेगी, क्षारीय प्रवृत्ति। सोना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या रहता है, कैल्शियम
इसकी उत्पत्ति होती है वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के अपघटन से इसका निर्माण होता है। और सोना पत्थर अलग अलग कलर के भी देखने को मिलते हैं। और अवसाद चट्टान की विशेषता के बारे में आपको बात करें तो ये परतों युक्त होती है, मतलब एक ऊपर परत, जैसे आप देखो कई बार घर पे आपको पत्थर भी आते हैं तो इसके ऊपर ऐसे क्या होती है, अलग अलग पट्टी, अलग अलग कलर की अलग अलग परतें आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे अलग अलग पट्टी होती है, उसमें अलग अलग क्या होती है, परतें होती हैं। और मुख्य बात है इस चट्टान की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं, जीवाश्म पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी जीवाश्म पदार्थ जैसे जीव जंतु के अपघटन से उनकी हड्डियां अवशेष है, पेड़ पौधे हैं, उनका अपघटन होने से इसका निर्माण होता है। और इस चट्टान की विशेषता ये क्या है, छिद्रयुक्त व कोमल है। ये मुलायम पत्थर, सोना पत्थर को आपने हाथ में लिया होगा, सोना पत्थर कैसा होता है, मुलायम होता है और दबाने पर क्या होता है, दबता है और उसमें छिद्र पाया जाता है। जैसे इसको पानी में डाला, पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। ऊपरी कण जो पत्थर के होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाओगे कणों का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बेसिकली ये इनकी क्या हो जाएगी, औषधि चट्टान की विशेषता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है चट्टानों का, चट्टानों का वर्गीकरण या चट्टान पर टिप्पणी करो तो आपको तीनों चट्टानों को व्यवस्थित रूप से समझाना है। अब तीसरे नंबर की चट्टान आ रही कायांतरिक चट्टान या रूपांतरित चट्टान। ये आग्नेय और अवसादी चट्टान की मिश्रित है। आग्नेय और अवसादी चट्टान के बीच में पाई जाने वाली चट्टान है। इसमें परिवर्तन मतलब रूपांतरण, मतलब इसके रूप क्यों बदलते, कारण क्या, इसमें जल, दाब, ताप आदि प्रभावों के कारण इसमें क्या पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं परिवर्तनशील चट्टान। अलग अलग रूपों में इसको देखा जा सकता है। जैसे उदाहरण देंगे संगमर पत्थर, सलेट आदि संगमर के अलग अलग पत्थर आपने देखा होगा, अलग अलग कलर के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग, कारण क्या, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। विशेषता ये रवेदार चट्टान होती है, क्रिस्टलीकृत होती है, सिलिकित तथा असिलिकित रूप में देखने को मिलती है। ये चट्टानों के बारे में आपके विशेषता के बारे में डिस्कस किया है। अगला टॉपिक आपके आएगा खनिज पदार्थ। क्या आएगा, खनिज पदार्थ कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो। इसके लिए इतने एक बार चट्टानों को रिवाइज करें, दोहरान करें और बार बार पढ़ते रहे, साथ में नोट्स बनाते रहे और घर पे